देखिए, नितिन गडकरी इस देश के शायद एकमात्र ऐसे नेता थे जिसकी तारीफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुल के करती थी। साल 2019 की बात है, लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और सदन में गडकरी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि सभी पार्टी के सांसद मानते हैं कि मैंने अच्छा काम किया है। उनके इस बयान पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपना टेबल थपथपाकर सहमति जताई। साल 2018 में सोनिया गांधी ने गडकरी के लिए प्रशंसा से भरा एक पत्र लिखा था। उन्होंने रायबरेली में उनके मंत्रालय के काम की तारीफ की थी। सड़कों का बादशाह, सबसे ज्यादा काम करने वाला मंत्री और वो आदमी जिसे लोग अपना अगला प्राइम मिनिस्टर तक मानने लगे थे। अक्सर गडकरी को विपक्षी पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री का संभावित दावेदार बता देते हैं और अक्सर मोदी बनाम नितिन गडकरी का एक नैरेटिव भी चलाया जाता है। और आज वही नितिन गडकरी इस देश के सबसे नफरत किए जाने वाले नेताओं में से एक बन चुके हैं। इंजन बोले गड़गड़ गडकरी। इसके बाद अगला पोस्टर आप देखिए, नीथिनोल नाम दिया गया है कटाक्ष करते हुए। अगले पोस्टर में आप देख सकते हैं इथेनॉल तो बस बहाना है, बेटे को करोड़पति बनाना है। एक और पोस्टर आप देखिए, गन्ने का जूस। इसके बाद पेट्रोल पंप पर गन्ने का जूस बाइक में डालते हुए दिखाया गया। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि सड़क पर गन्ने के जूस वाली मशीन रखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैसे इथेनॉल पर संग्राम मचा दिया और गडकरी के खिलाफ कैसे नारे लगाए। आज हालत यह है कि जो लोग कभी उनकी तारीफ करते थकते नहीं थे, वही आज उन्हें गालियां दे रहे हैं। और सिर्फ विपक्ष नहीं, उनकी अपनी बीजेपी के वोटर भी उनसे बहुत नाराज हैं। एक सर्वे में तो खुद बीजेपी और एनडीए को वोट करने वाले करीब आधे लोगों ने उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी को सिरे से नकार दिया। नौबत यहां तक पहुंच गई कि लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके खिलाफ धरने की बात करने लगे। और जो आदमी कभी अपनी बुराई हंसकर सुन लेता था, वो आज अपने खिलाफ बोलने वाले आदमियों के ऊपर, आम जनता के ऊपर एफआईआर करवा रहा है। तो आखिर हुआ क्या? जिस आदमी की सबसे बड़ी ताकत उनकी साफ इमेज हुआ करती थी, उन्होंने खुद अपने हाथों से उसमें आग कैसे लगा दी? ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जिन्होंने पूरे देश को नितिन गडकरी के खिलाफ कर दिया? और जब लोगों ने सवाल उठाया तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि बरसों की बनाई इज्जत चंद हफ्तों में मिट्टी में मिल गई? आइए इस वीडियो में पूरी कहानी सुनते हैं। देखिए, नितिन गडकरी का कद इतना नीचे कैसे गिरा, यह समझने के लिए ना हमें पहले यह देखना होगा कि उनका स्टैचर कितना ऊपर हुआ करता था। क्योंकि जब तक उनके राइज का अंदाजा नहीं लगेगा, तब तक उनके डाउनफॉल का असली आइडिया नहीं लग पाएगा। हमारे यहाँ एक आम सोच यह हुआ करती है कि सारे नेता एक ही जैसे होते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। पर नितिन गडकरी ने इस सोच को तोड़ दिया था। 2014 से उनके पास सड़कों और हाईवे का मंत्रालय हुआ करता था और इस मंत्रालय के अंदर उन्होंने इतनी सड़कें, इतने हाईवे बनवाए कि लोग उन्हें भारत का हाईवे मैन कहने लगे थे। The speed of construction of the highways in 2014-15 it was 12 kilometers per day. By 2021-22 it was 29 kilometers per day. 38 किलोमीटर पर डे। Now it's 38. 38। बाकी के नेता जहां फीता काटने में यकीन रखा करते थे, ये आदमी उस काम को पूरा निपटाने में यकीन रखता था। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। ऐसे हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अभी बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, 6 घंटे लगते थे, लगभग दिसंबर तक पूरा होगा। दिल्ली से देहरादून 7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो जाएगा, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली से कटरा करीब 10-12 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में होगा, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट होता है, रोड पूरा हो गया। दिल्ली से जयपुर, अब नया रोड जो बीच में से निकाल रहे हैं, 2 घंटे में होगा, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब हम ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के पूरे देश में रोड बना रहे हैं। अभी नागपुर से हैदराबाद बना रहे हैं, अभी पूना से संभाजी नगर औरंगाबाद बना रहे हैं, अभी 9 घंटे लगते, 2 घंटे में हो जाएगा। और यही वजह थी कि जब भी सबसे अच्छे मंत्रियों का सर्वे होता, नितिन गडकरी का नाम हमेशा ऊपर के 2-3 नामों में आता। और उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका काम नहीं था, उसका अंदाज था। गडकरी की इज्जत सिर्फ अपनी पार्टी में नहीं थी, बल्कि विरोधियों में भी थी। वो विपक्ष के नेताओं के इलाकों में भी सड़कें बनवाया करते थे, ये जानते हुए भी कि यहां से उनकी पार्टी को वोट तो नहीं मिलने वाले। नितिन गडकरी का कहना यह था कि जो आदमी ईमानदारी से आपका विरोध करता है, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनके विरोध में सच्चाई होती है। और एक और बात थी जो उन्हें बाकी के नेताओं से अलग कर देती थी,
जहां हर नेता कुर्सी के पीछे भागता था, वहां नितिन गडकरी खुलेआम ये कहते थे कि उन्होंने कभी भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मांगी है और ना ही उसमें उन्हें कोई दिलचस्पी है। ये सब बातें सुनकर लोग उन्हें पसंद करते थे। वो सीधी बात करते थे, बेबाक बोलते थे और कोई सवाल उठाता तो चिढ़ने की बजाय जवाब देते थे। कई बार तो अपनी ही सरकार की कमियों पर भी खुलकर बोल देते थे। उनका यही खुलापन उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो राजनीति में ना दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं, एक जनता का भरोसा, दूसरा विरोधियों से इज्जत। और ये दोनों ही चीज़ें इस एक आदमी के पास थी और यही वजह थी कि लोग उन्हें सच में देश का अगला प्राइम मिनिस्टर मानने लगे थे। पर उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी उनका सीधापन और उनकी जिद आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज पर जिद पकड़ ली जिन्होंने सीधे आम आदमी की जेब पर हमला कर दिया। नितिन गडकरी के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा E20 पेट्रोल को लेकर है। E20 यानी वो पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ होता है। सरकार का तर्क अच्छा है कि इससे प्रदूषण कम होगा और बाहर से तेल कम मंगाना पड़ेगा, पर असली दिक्कत इसके नीचे छुपी हुई है। पहली दिक्कत तो यह है कि इस E20 से गाड़ियों की माइलेज नीचे गिर रही है और ये सिर्फ लोगों का रोना नहीं है, इसके पीछे आंकड़े हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 66% गाड़ी चलाने वाले लोगों ने कहा कि उनकी माइलेज 10% से ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। मतलब जो आदमी पहले 100 रुपये में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था, अब उसे सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 110 या 115 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि माइलेज गिरने के बाद भी E20 सस्ता नहीं हुआ, यानी दोनों तरफ से उस आम आदमी की जेब ही कट रही है। फिर आती है दूसरी दिक्कत, और दूसरी दिक्कत पहली वाली दिक्कत से ज़्यादा बड़ी है। 2023 से पहले बनी गाड़ियाँ सिर्फ पुराने फ्यूल के लिए बनी थी, यानी ऐसे फ्यूल के लिए जिसमें E20 यानी इथेनॉल नहीं मिला हुआ था, और इसीलिए उनमें ये नया E20 डालने से उनके जो रबर हैं और जो मेटल हैं वो हिस्से गलने लगते हैं। एक सर्वे में तो 55% लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ियों में पहले से ज़्यादा टूट फूट और रिपेयर का खर्चा आने लगा है। पहले सरकार इससे मुकरती रही, पर जब शोर बढ़ता गया तो खुद गडकरी को यह मानना पड़ा, हाँ पुरानी गाड़ियों के कुछ हिस्से खराब हो सकते हैं। और इस सब के अलावा एक बात जो कम ही लोग जानते हैं, इस इथेनॉल को ग्रीन बताया तो जाता है, पर यह बनता ज़्यादातर गन्ने से है, जो एक पानी पी जाने वाली फसल है। सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए हज़ारों लीटर पानी लग जाता है। यानी एक तरफ आप हवा साफ करने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ उसी के चक्कर में पानी को बर्बाद कर रहे हो, जिसकी देश में पहले से ही काफ़ी किल्लत है। अब इस सब से माहौल ऐसा बन गया और लोगों में डर इतना गहरा हो गया कि एक सर्वे में 43% लोगों ने अपनी नई गाड़ी खरीदने का जो प्लान है उसे 1 साल से टाल दिया है। यानी इस पॉलिसी की मार सिर्फ पुरानी गाड़ी वालों के ऊपर नहीं पड़ी है, बल्कि पूरे बाजार के ऊपर पड़ी है, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर पड़ी है। पर इस पूरे मामले का सबसे गंदा हिस्सा सीधे गडकरी के परिवार तक चला जाता है। गडकरी के बेटे निखिल गडकरी, उनकी एक कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज जो इथेनॉल बनाती है। इस कंपनी की कमाई जून 2024 में सिर्फ 17 करोड़ रुपीस थी और जून 2025 आते आते, यानी ठीक उस दौर में जब सरकार ने E20 पूरे देश पर लागू कर दिया, इसी कंपनी की कमाई बढ़कर 523 करोड़ रुपीस हो चुकी थी। इस एक कंपनी का शेयर बाजार में 2100% से भी ज्यादा ऊपर चला गया और प्रॉफिट लगभग 0 से सीधा 52 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। और ये अकेली कंपनी नहीं है, गडकरी के दूसरे बेटे भी हैं, सारंग, उससे जुड़ी हुई कंपनी मानस एग्रो, वो भी इसी दौर में तेजी से ऊपर चली गई। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, उन्होंने खुलेआम कहा कि एक तरफ आम आदमी की जो कमाई है वो जहां की तहां रुकी हुई है, पर दूसरी तरफ गडकरी के परिवार की कंपनीज वो तो मालामाल पे मालामाल हुए जा रही हैं। पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले की जांच लोकपाल से कराने की मांग कर दी, लेकिन इस पर गडकरी ने अपनी सफाई भी दी। गडकरी ने कहा कि ये जो कंपनी है ये तो पुरानी है और इसका इथेनॉल पूरे देश के इथेनॉल का 0.5% भी नहीं है। हो सकता है ये सच हो, पर एक साफ इमेज वाले नेता के परिवार का उसी की पॉलिसी से इतना मालामाल हो जाना, ये शक तो पैदा करता ही है। और E20 अकेली दिक्कत नहीं थी। गडकरी पर एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी है कि वो पॉलिसीज इतनी तेजी से बदल देते हैं कि ना ऑटो कंपनी संभल पाती हैं
और ना ही आम आदमी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पता है क्या है? BS नॉर्म्स, यानी गाड़ी के प्रदूषण के नियम। 2020 में सरकार BS6 लेकर आई थी। इसे लागू हुए अभी ठीक से 5 साल भी नहीं हुए थे। ब्रांड्स अभी इसी में सेटल हो रहे थे। सरकार ने कहा कि अब कुछ क्रेजी करते हैं, BS6 की जगह BS7 ले आई। BS7 को इसी 2026 में लागू भी कर दिया गया और इस BS7 की वजह से नई गाड़ियां 15 से 50 हजार रुपए तक महंगी हो गई। अब आप ऐसा करने की दो मार समझिए। पहली, नई गाड़ी और ज़्यादा महंगी हो गई। दूसरी, जिन लोगों ने अभी अभी BS6 गाड़ी खरीदी थी ये सोच के कि सरकार के नए नियमों की गाड़ी है, ये खरीदते हैं, कोई चालान नहीं होगा, अच्छा चलेगा, अच्छा रहेगा। नया नियम आने के बाद उनकी इस नई गाड़ी की कीमत गिर जाती है। यानी आपने कोई गलती नहीं की, आपने सरकार की बात मानी, फिर भी बस पॉलिसी बदलने की वजह से आपका पैसा डूब गया। और डीजल गाड़ियों पर तो इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी मार पड़ी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि BS7 के बाद कई मशहूर डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी। और वैसे भी डीजल को लेकर तो गडकरी का रवैया धमकी वाला रहा है। एक मन से उन्होंने इंडस्ट्री वालों को यह साफ कह दिया था कि डीजल को अलविदा कह दो, इन्हें बनाना बंद कर दो, वरना हम इतना टैक्स लगा देंगे कि उन्हें बेचना मुश्किल हो जाएगा। और इन सब के अलावा एक नियम और है जिसने दिल्ली और NCR के लोगों की नींद उड़ा दी है। नियम यह है कि आप पेट्रोल गाड़ी सिर्फ 15 साल, डीजल गाड़ी सिर्फ 10 साल चला सकते हो। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आप मात्र 15 साल ही चला सकते हो, चाहे इन गाड़ियों की हालत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अवधि सेट कर दी है। बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी को बच्चे की तरह रखते हैं, कम चलाते हैं, नई जैसी रखते हैं, पर 15 साल पूरे हुए नहीं कि उनकी उस अच्छी भली गाड़ी को कबाड़ में डालने का दबाव सरकार की तरफ से ही आ जाता है। इस एक नियम ने NCR का पूरा पुरानी गाड़ी का बाजार खत्म कर दिया है और लोगों की गाड़ियों की कीमत जमीन पर आ चुकी है। और भाई साहब, सबसे बड़ा मजाक तो ये हुआ है कि जिस गाड़ी को दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली कहकर बैन कर दिया गया था, वही गाड़ी आप जयपुर में आराम से चला सकते हो। कई बार तो ऐसा लगता है कि नितिन जी कैमरा लेके खड़े होंगे और सामने आके कहेंगे, भाई साहब आपके साथ प्रैंक हो गया है। यानी अगर प्रदूषण सच में दिक्कत है तो वो पूरे देश में एक जैसी ही दिक्कत होगी ना। और इसी पर गडकरी का एक बयान आ जाता है। उनकी असली सोच को यह बयान खोल कर रख देता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर मैं इतना सेंसिटिव हूं कि मैं दिल्ली में रहता ही नहीं हूं, 2-3 दिन के लिए बाहर चला जाता हूं। अब आप खुद ही सोचिए, जिस प्रदूषण से बचने के लिए मंत्री जी खुद शहर छोड़कर भाग जाते हैं, उसका पूरा बोझ उन्होंने आम आदमी की गाड़ी पर डाल दिया है। अब एक और बात समझने वाली है, गडकरी सिर्फ पुरानी चीज़ों पर रोक नहीं लगा रहे हैं, वो नई चीज़ों के बड़े बड़े सपने भी बेच रहे हैं जो अभी ज़मीन पर हैं ही नहीं। ऐसे सपने, पहला सपना है EV यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी। गडकरी जी बार बार बड़े बड़े दावे ये करते हैं कि 2030 तक 2030 तक भारत का EV बाजार 20 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इससे 5 करोड़ नौकरियां पैदा हो जाएंगी। सुनने में शानदार लगता है, पर ज़मीन पर हकीकत ये कुछ और ही है। EV आज भी आम आदमी के लिए पूरी तरीके से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। एक तो वो महंगी है, दूसरा लंबी दूरी के लिए भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन अभी भी बहुत कम हैं और जो हैं वो अक्सर काम नहीं कर रहे होते हैं। और भारत जैसे देश में जहां ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी घर के बाहर गली में खड़ी करते हैं, वो रात भर गाड़ी चार्ज कैसे करें, इसका किसी के पास कोई जवाब है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, EV को आप चार्ज किससे कर रहे हैं? बिजली से। और बिजली भारत में अभी भी ज़्यादातर ना कोयले से ही बन रही है। यानी एक तरफ आप कह रहे हो कि गाड़ी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं और दूसरी तरफ उसे चलाने के लिए कोयला जलाकर प्रदूषण भी कर रहे हैं। भाई साहब, आप सही में हमारे साथ प्रैंक ही कर रहे हैं। और भाई साहब, फिर आता है दूसरा सपना। दूसरा सपना तो और भी ज़्यादा बड़ा है, हाइड्रोजन कार का। गडकरी जी खुलेआम कहते हैं कि मेरे घर में इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स फ्यूल और हाइड्रोजन तीनों गाड़ियां खड़ी हैं, आ जाओ मेरे घर में राइड ले लो। वो तो ये तक कह चुके हैं कि मेरी हाइड्रोजन वाली गाड़ी मर्सिडीज से भी बढ़िया है। बोला मेरे पत्नी ने मुझे चैलेंज किया है और मैं इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स 100% इथेनॉल और हाइड्रोजन तीनों गाड़ी में घूमता हूँ। पर हकीकत पता है क्या है? हकीकत ये है कि पूरे देश में ढंग के हाइड्रोजन पंप है ही नहीं। हालत ये है कि खुद मंत्री जी
वो अपनी गाड़ी में हाइड्रोजन भरवाने के लिए एक खास प्लांट में भरवाते हैं। यानी जो आदमी आम आदमी को हाइड्रोजन के सपने बेच रहा है, उनकी अपनी गाड़ी एक अकेले प्लांट के भरोसे खड़ी है। और ये सपना नया नहीं है। 2022 में वो पार्लियामेंट तक हाइड्रोजन की कार में आए थे और बोला था कि भारत जल्दी ही हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका होगा और हाइड्रोजन सिर्फ 2 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगी। पर आज सालों के बाद भी वो पंप और वो सपना जमीन पर तो नहीं उतरे हैं। तो अब पूरी तस्वीर को देखते हैं। एक तरफ E20 से माइलेज गिर रही है और इंजन खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ BS7 की गाड़ियां महंगी हो रही हैं, तीसरी तरफ अच्छी भली गाड़ी 15 साल में छीनी जा रही है, चौथी तरफ EV और हाइड्रोजन जैसे बड़े बड़े सपने हैं जो सालों से सिर्फ बातों में हैं, उनके ऊपर कोई ढंग का काम नहीं हुआ है। और इन सब के बीच उसी पॉलिसी में मंत्री जी के अपने बेटे की कंपनी करोड़ों कमा रही है। हर तरफ से नुकसान आम आदमी का हो रहा है और इन सब का चेहरा सिर्फ एक ही आदमी है, नितिन गडकरी। धीरे धीरे ये गुस्सा बढ़ने लगता है, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगते हैं। यहाँ गडकरी जी चाहते तो सब कुछ संभाल सकते थे, पर उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। देखो, अब तक जो हुआ वो पॉलिसी की गड़बड़ी थी, उसे सुधारा जा सकता था। अगर गडकरी जी यहाँ जनता की तकलीफ को मान लेते तो शायद बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। पर यहीं से गडकरी जी का असली पतन शुरू होता है। आपको मारुति की वो ऐड याद होगी जिसमें लास्ट में बच्चा कहता है, अरे पापा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। ओए छोटे बस कर यार, पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। या फिर इसी मारुति की वो ऐड जिसमें लोग एक दूसरे को पूछते हैं कितना देती है। For a country obsessed with mileage. इसमें ये ऐड खुद कहती है कि मारुति इज फॉर द कंट्री ऑब्सेस्ड विद माइलेज। और ये बात सही थी। हर एक आदमी कोई बाइक लेता, कोई गाड़ी लेता, उससे सबसे पहला क्वेश्चन ही ये पूछता था माइलेज कितनी देती है। और शायद इसीलिए मारुति की सेल्स भारत में सबसे अधिक है, क्योंकि मारुति की गाड़ियां माइलेज बढ़िया देती हैं। चाहे मारुति की गाड़ियां सेफ्टी के पैरामीटर पर खड़ी नहीं उतरती हों, पर माइलेज भर भर के देती हैं। और भारतीयों को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। लेकिन जब मंत्री जी के निर्णयों ने जनता से उनकी माइलेज ही छीन ली तो देखो बैकलैश तो आना ही था। फिर IIT कानपुर की एक रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि माइलेज जो है ना, वो गाड़ियों की 5% से गिरती है E20 से। लोगों से बात करके या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें तो ये पता चलता है कि यह आंकड़ा 5% से 10% के बीच में कुछ भी हो सकता है। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार। अब इस माइलेज के कम होने के बाद भी अगर पेट्रोल का दाम उतना ही रहे तो देखो ये जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है। फिर इसके बाद जनता के कुछ वीडियोस और आते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि E20 डलवाने से उनकी गाड़ी ही खराब हो गई। हमारी खुद की गाड़ी, मेरे पास ये गाड़ी है और ना ये गाड़ी 18-17 की एवरेज देती थी, अभी 11-12 नहीं निकालती यार, मैं बता रहा हूँ नहीं निकालती। E20 में है मुद्दा। मैं पेट्रोल पंप वाले से मैंने खुद पूछा है, पेट्रोल पंप वाला कहता हाँ सर नहीं आ रही एवरेज, सर जो करना कर लो। अब देखो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे काफी सारे वीडियोज आए जिसमें लोगों ने बताया कि E20 के कारण उनकी गाड़ी खराब हो गई और उनमें से बहुत सारे वीडियोज फेक थे। गडकरी खुद कहते हैं कि उन्होंने ऐसे 52-53 वीडियोस अपने पास रख रखे हैं जो फेक हैं और वो उन लोगों पर एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया। फिर ऐसे भी कई लोग थे जो ये कहने लग गए थे कि E20 गन्ने से बना है और इसीलिए E20 पे चींटियां लग जाती हैं, बाइक की टंकियों पे चींटियां लग जाती हैं। मोटरसाइकिल के पेट्रोल में गन्ना का जूस मिलाओ और देखो क्या हो रहा है। कल से कई लोग ऐसे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें कि टैंक में चींटी लग रहा है। गन्ना का जूस होता है मीठा, बाइक का पेट्रोल पसंद आ गया चींटी को। पर यह बात भी सिरे से गलत थी। लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे थे। देखो जहां तक गाड़ी के खराब होने की बात है तो IIT कानपुर की रिपोर्ट ये कहती है कि E20 से कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं आती है गाड़ी में। और जब हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में पूछते हैं या फिर अपने पर्सनल यूज में देखते हैं तो भी हम यही देखते हैं कि अभी तक कोई गाड़ी खराब होने जैसी प्रॉब्लम तो नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम्स एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे आती हैं। क्या पता अभी प्रॉब्लम ना आई हो, बाद में आ जाए। दूसरी बात, अभी हाल ही में मारुति सुजुकी की एक गाड़ी छत्तीसगढ़ में किसी व्यक्ति ने ली। उसे बताया गया कि E20 फ्यूल डलवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी में, गाड़ी E20 कंप्लाइंट है। फिर कुछ ही महीनों में गाड़ी खराब हो जाती है।
इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है। जो व्यक्ति होता है वो कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट फाइनली मारुति को गाड़ी का पूरा पैसा वापस करने और दूसरी गाड़ी देने का ऑर्डर कर देता है। अब इसके ऊपर मारुति ना कोर्ट के इस डिसीजन को आगे कोर्ट में चैलेंज करने वाली है। तो देखो यहां से ना कंसर्न्स खड़े हो जाते हैं और जेन्युइन कंसर्न्स हैं। जब एक गाड़ी में कुछ ही महीनों में इंजन रिलेटेड समस्या आ गई, वो भी तब जब गाड़ी को E20 कंप्लायंट बताया गया था, तो उन गाड़ियों में समस्या क्यों नहीं आ सकती जो E20 कंप्लायंट है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर ना एक और मेजर प्रॉब्लम आती है कि गडकरी ने इस पूरे गुस्से को जनता की असली तकलीफ मानने की बजाय एक साजिश बता दिया। SIAM के एक बड़े मंच से उन्होंने खुलेआम कह दिया, मेरे खिलाफ ये जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है वो एक पेड कैंपेन है। उन्होंने आगे ये भी जोड़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया है, इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। E20 प्रोग्राम के बारे में कंसर्निंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ARAI और सभी CIAM सब ने मिलकर उनके जो फाइंडिंग्स थे इसके बारे में पूरी तरह क्लैरिटी दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में बहुत साफ निर्णय हुआ है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। फिर उन्होंने पूरा का पूरा ठीकरा पेट्रोलियम लॉबी के ऊपर फोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 22 लाख करोड़ रुपए तेल के इंपोर्ट में देश से बाहर जा रहे थे। मेरी पॉलिसी से उन लोगों का धंधा चौपट हो चुका है, इसीलिए वो गुस्से में भरे पड़े हैं और मेरे खिलाफ पेड न्यूज चलवा रहे हैं। ये जो पेट्रोल, डीजल और गैस, आज हम कितनी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, लाखों आम लोग जिनकी गाड़ी की माइलेज सच में गिरी है, हमारी गाड़ी की भी गिरी है, उन सबको एक झटके में या तो बिका हुआ बोल देना या किसी लॉबी का मोहरा बता देना, ये उनकी तकलीफ का सीधा सीधा मजाक था। और फिर उन्होंने वो लाइन कह दी जो उनके घमंड की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। गडकरी जी ने साफ साफ कहा कि मैंने आज तक किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से 1 रुपया नहीं लिया है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर मुझसे डरते हैं। यानी हर सवाल का जवाब एक ही था, मैं ईमानदार हूं, इसीलिए ये सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश है। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे ऐसे इल्जामों की आदत हो गई है, राजनीति में ये सब कई बार मैं झेल चुका हूं, लोग जानते हैं सच क्या है। यानी लाखों लोगों की असली परेशानी को उन्होंने एक आम सी राजनीतिक बात कहकर हवा में उड़ा दिया। उन्होंने अपने आलोचकों को चुनौती दे डाली कि अगर किसी के पास एक भी पक्का सबूत है कि E20 से इंजन खराब हुआ है तो वो लाकर दिखाएं। देखो मारुति का ये जो छत्तीसगढ़ वाला केस है ना, उससे पता चल जाएगा कि एक भी केस है या नहीं। मारुति ने कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया है, लेकिन एज ऑन डेट तो इस एग्जाम्पल को दिया जा सकता है क्योंकि कोर्ट का ही फैसला है कि भाई E20 से खराब हुआ है और मारुति को गाड़ी रिप्लेस करके देनी पड़ेगी। अब ये सब कुछ जो हुआ ना, उसका फायदा तुरंत विपक्ष ने उठा लिया। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता सामने आ गए और बोलने लगे कि जो लोग हैं ना, जो E20 से परेशान हैं, वो देशद्रोही नहीं है, वो देशभक्त हैं, आम नागरिक हैं और सरकार का काम उनकी आवाज़ को दबाना नहीं है, उनकी तकलीफ को सुनना है। ये हमारे देश के लोग हैं, ये देशद्रोही नहीं है, ये देशभक्त हैं। सब लोग जितने लोग हैं, सब 140 करोड़ लोग ये देशभक्त हैं। इनको इस तरह से गालियां देना ठीक नहीं है। यानी गडकरी ने जो कदम उठाया, उन्होंने उल्टा विरोधियों के हाथ में एक बड़ा हथियार थमा दिया। एक तरफ था वो पुराना गडकरी जो अपने काम और अपनी ईमानदारी से दिल जीतता था, और दूसरी तरफ थे नए गडकरी जो अपनी हर बुराई को साजिश बता रहे थे, अपनी ईमानदारी का हवाला देकर हर सवाल को टाल रहे थे और सवाल उठाने वालों पर केस ही करवा रहे थे। और जनता ये फर्क बहुत साफ साफ देख रही थी। देखिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत साफ साफ सबक है। इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, पर उसे गंवाने में कुछ हफ्ते। गडकरी जी के पास वो सब कुछ था जो एक बड़े नेता बनने के लिए चाहिए होता है, काम भी, नाम भी, जनता का प्यार भी। और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें की। पहली, आम आदमी की तकलीफ को अनसुना करना। दूसरी, सवाल उठाने वालों को अपना दुश्मन मान लेना। देखो, जनता ना गलतियां माफ़ कर देती है। अगर गडकरी जी ये मान लेते कि हाँ, E20 में थोड़ी जल्दबाजी तो हो गई है, कुछ चीज़ों को सुधारना है, कुछ चीज़ें ठीक है, तो लोग ना उन्हें सर पर बिठा लेते। पर जनता एक चीज़ कभी माफ़ नहीं करेगी, और वो है घमंड।
वही घमंड जो ये कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वही सही है, और जो सवाल उठा रहा है वो तो भैया बिका हुआ है या देशद्रोही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी की जेब कट रही है, गाड़ियों की माइलेज घट रही है, और फायदा घुमा फिराकर उन्हीं के अपने परिवार वालों को हो रहा है। इस सब के बाद भी अगर वो अपनी गलती मानने के बजाय सवाल उठाने वालों पर एफआईआर कर रहे हैं या उन्हें देशद्रोही या लॉबी का हिस्सा बता रहे हैं, तो देखो ये नीयत तो अच्छी नहीं लग रही है, ये सीधा सीधा घमंड लग रहा है। गडकरी जी, आप इस देश के सबसे अच्छे नेताओं में से एक माने जाते थे, पर जनता को बेवकूफ समझना तो बंद कर दीजिए। आप अपनी गलती मानिए, जनता की सुनिए और थोड़े से सुधर जाइए, क्योंकि जिस इज्जत को आपने सालों में कमाया था उसे यूं अपने हाथों बर्बाद मत कीजिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या गडकरी जी अपनी ये गिरती हुई इज्जत दोबारा बचा पाएंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।